ऑफ अमेरिका की स्पेशल इलेक्शन सीरीज मेरा वोट क्या बदलेगा के साथ मैं हूं आयशा तंजीम। इस सीरीज में हम आपको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में और मुख्तलिफ लोगों के मसाइल पर बात कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में, बल्कि फैसलाबाद की फेडमेक यानी यहाँ की स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन में, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मसाइल पर। पाकिस्तान में बरामदात की सबसे बड़ी सनत होने के बावजूद 50% के करीब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज क्यों बंद पड़ी हैं, इस पर बात करेंगे। और आने वाले इलेक्शंस और आने वाली गवर्नमेंट से टेक्सटाइल इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहते हैं। हमारे पहले मेहमान हैं काशिफ ज़िया, फैसलाबाद बिजनेस फोरम के सदर हैं और पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक नौजवान आवाज है। और उनके साथ बैठे हैं मियां फरूक इकबाल, ऑल पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मौजूदा चेयरमैन हैं। उनके साथ बैठे हैं एहतशाम जावेद, फैसलाबाद चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदर भी रह चुके हैं, 2010 से इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। और उनके साथ मौजूद हैं चौधरी नवाज, टेक्सटाइल वीविंग का बहुत तजुर्बा रखते हैं और पाकिस्तान में पावर लूम्स इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काशिफ, आपसे शुरू करती हूँ। पाकिस्तान में इलेक्शंस का दौरा है। जब इलेक्शंस का सीजन आता है, आप लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदाती इंडस्ट्री है, 60% पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री करती है। क्या आप लोगों के पास इलेक्शन से फौरन पहले या इलेक्शन के फौरन बाद सियासतदान, नई हुकूमत कोई आता है, कोई पूछता है? देखें, इलेक्शन से पहले तो इनको वोट चाहिए होते हैं। ऑब्वियसली ये हमारी सारी इंडस्ट्री क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, लेबर बहुत ज़्यादा काम करती है, तो इनको बेहद हमारी ज़रूरत होती है। आके हमारे साथ निगोशिएट करते हैं कि जब हम पावर में आएंगे तो डेफिनेटली आपको बिजली में रिलीफ देंगे, आपको गैस में रिलीफ देंगे, आपको जो आपके रिफंड्स हैं वो ऑन टाइम करेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के पिछले 76 साल तारीख हम उठाते हैं, उसके अंदर आज दिन तक हमारी बिजनेसमैन को कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं दी गई और हमारा इस चीज़ के ऊपर एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो चुका है कि अगर हमारे पास ये इलेक्शन से पहले आते हैं और अब अपना कोई मंशूर लेकर आते हैं तो हमें इनके ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि अभी तक वादे इन्होंने कभी भी किसी गवर्नमेंट ने वफा नहीं किए। हमेशा हमारे पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो 3 से 4 साल से ऊपर तो कभी भी नहीं गया। तो हमेशा हम कभी भी गवर्नमेंट से निगोशिएट करते हैं। पहला साल हमें होता है गवर्नमेंट को समझाने में, दूसरे साल में हम उन्हें कन्विंस करके किसी साइड पे लेकर आते हैं, और तीसरे साल के अंदर जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तब तक गवर्नमेंट जो है वो चली जाती है। और जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती है। पिछले एतवार में आप देखें, हमारी $32 बिलियन की एक्सपोर्ट गई है। इसके अंदर ये गवर्नमेंट का कमाल नहीं था, ये हमारे इंडस्ट्रीज का कमाल था, जिन्होंने जाके उनको समझाया था कि अगर आप हमें ये रिलीफ देंगे, बिजली इतने पे करेंगे, गैस इतने पे करेंगे, लेबर को ये इंसेंटिव देंगे, हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो 32 पाकिस्तान के महकमे हैं जिनके साथ हमें डील करना पड़ता है, और अगर आप एवरेज निकालें 12 महीनों में तो वो तो हमें 2 से 2.5 महकमे जो है वो एवरी मंथ डील करने पड़ते हैं। और अगर वन विंडो ऑपरेशन का हमने कई दफ़ा गवर्नमेंट से निगोशिएट किया कि आप इन महकमों को अंडर वन रूफ ले आओ, ताकि हमारी टैक्सेशन का जो सिस्टम है, ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्टर और लोकल टेक्सटाइल है उसको हम चला सकें, हमारे लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर काम करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए हमारे साथ काम करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट ने हमारी थोड़ी बहुत बात सुनी, उसके ऊपर अमल दरामद हुआ। बाय द टाइम हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बूस्टअप करना शुरू हुई, $32 बिलियन पे गई, और नेक्स्ट ईयर ही गवर्नमेंट चेंज हुई और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डिप डाउन होगी। और अभी जो सूरत हाल है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बिजली, हम गवर्नमेंट से मांगते क्या है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो बिजली है उसको इक्वल रेट पे कर दे ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। हम कस्टमर्स के पास जाते हैं, वो हमसे सवाल ही ये करते हैं, कहते हैं आपके जो मौशी हालात हैं, हमें तो ये नहीं पता कि आपको ऑर्डर दे देंगे, आप एग्जीक्यूट करके तो ये ऑर्डर हमें ऑन टाइम डिलीवर करोगे, हमें ये नहीं पता कि हम आपसे कोई रेट निगोशिएट करें तो बाय द टाइम आपकी बिजली महंगी हो जाए, गैस महंगी हो जाए, और आप साथ ही हमें रिक्वेस्ट कर दें कि आप हमें अपचार्ज दें। और उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हमारे जो सेल टैक्स के रिफंड्स हैं वो 72 आवर्स में देंगे। बड़ी अच्छी पॉलिसी थी, हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करते थे, लेकिन आज वो कहाँ गया? हमारी जो इन्वेस्टमेंट है सेल टैक्स की मद में जो गवर्नमेंट के पास जाती है, जो इन्होंने हमें रिफंड बैक करना है, तो हमने गवर्नमेंट से हमेशा ये डिमांड की कि इसको जीरो रेट कर दो। एक तरफ हम हमसे ले रहे हो, दूसरी तरफ आप वापस कर रहे हो, तो क्यों आप हमें इन चक्रों में डाला हुआ है?
FBR में जाना पड़ता है, महकमों से डील करना पड़ता है। तो बाय द टाइम अगर 6 मंथ के अंदर 17% का सेल टैक्स अगर हम एक्यूमुलेट करें तो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ चली जाती है। लिक्विडिटी क्रंच का हमें बुरी तरह शिकार है पूरी की पूरी इंडस्ट्री से। मियां फारूक इकबाल साहब, उन्होंने बहुत सारे मसाइल बता दिए काशिफ ने, बिजली की कीमत खास तौर पे, सेल्स टैक्स, कुछ रह गया हो मसाइल तो आप भी हमें बता दें। मैं सबसे पहले जिस मैं सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। हौजरी को आप मैं रिप्रेजेंट। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन को एज ए चेयरमैन इस टाइम के ऊपर सर्व कर रहा हूं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है और 100% हम एक्सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज हम लेके आते हैं और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं। इसलिए इस सेक्टर को तो वैसे प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए, बल्कि पूरी टेक्सटाइल को रखना चाहिए। आप इस वक्त कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं? पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका टेक्सटाइल का 60% पाकिस्तान की टेक्सटाइल है और उसका जो 60 है उसका तकरीबन 50 से 60% हौजरी से जाता है सारे का सारा, ठीक है ना जी। तो तकरीबन 4 बिलियन से ऊपर हमारी एक्सपोर्ट है सिर्फ हौजरी एसोसिएशन की। तो पहली तो बात यह है, काशिफ साहब ने, मेरे भाई हैं, उन्होंने जो सारी बातें बताई हैं मैं उनको सेकंड करता हूँ। लेकिन अगर हम किसी कस्टमर के साथ बात करते हैं नेक्स्ट 3 ईयर की, 5 ईयर की, तो वो हमें कहता है कि हमारे साथ आप अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी शेयर करें। तो बदकिस्मती से हमारे पास टेक्सटाइल पॉलिसी नहीं है, एक किस्म का रोड मैप ही नहीं है कि आगे हमने 3 ईयर 5 ईयर में क्या करना है। हर गवर्नमेंट आती है, वो हमारे साथ डिस्कस करती है और हमें कहती है कि वो टेक्सटाइल पॉलिसी देंगे और कम से कम 10 साल के लिए देंगे, लेकिन अभी किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो जिस तरह काशिफ साहब ने कहा, मेन प्रॉब्लम हमारा इलेक्ट्रिसिटी का है, हमारे एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, गैस के रेट बहुत बढ़ गए हैं। उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, जो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, कि अब हम लोग तकरीबन मैक्सिमम सोलर के ऊपर हम अपनी फैक्ट्रीज को लेकर चले गए हैं। तो आपको पता है सोलर पैनल सारे इंपोर्ट होते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बजट चाहिए होता है। तो अब गवर्नमेंट ये करने जा रही है कि जो सोलर पैनल अगर आप लगाएंगे अपने घर पे या अपनी फैक्ट्री के ऊपर, उसके ऊपर भी आपको 30 से 35 रुपए पर यूनिट कैपेसिटी चार्जेस पे करना पड़ेंगे। देखिए दुनिया जा रही है क्लीन एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ। हमने जब बिलियंस इन्वेस्ट कर दिए तो हमें वो उसकी सजा देने लगे हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया हमारे लिए और वो हमसे 30 से 35 रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में लेंगे। अगर किसी गवर्नमेंट ने, साबका गवर्नमेंट ने कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदे किए हैं जिसमें उनको कैपेसिटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं और डॉलर्स में पे करने पड़ते हैं, तो उसकी सज़ा कम से कम इंडस्ट्री को तो ना दें। वो जो उस टाइम के ऊपर एग्रीमेंट हुए थे उसको रिवाइज करें और वो गवर्नमेंट खुद देखे उसने उसका क्या हल निकालना है। बल्कि दूसरे कंट्री में तो काफ़ी इनिशिएटिव दिया जाता है, लोन फ्री आपको दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं कि आप ग्रीन एनर्जी, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं, वो लेके आएँ। और आने वाले दिनों में मेरी जो गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि अब तो इलेक्शन का टाइम है, तो उससे रिक्वेस्ट ये है कि आप ठीक है आईटी के ऊपर भी फोकस करें, बाकी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करें, लेकिन जो इस टाइम आपका कमाऊ पुत्र है वो सिर्फ टेक्सटाइल ही है। अगर इस मुल्क को अभी भी कुछ सपोर्ट किया हुआ है ना, वो या टेक्सटाइल ने किया हुआ है या फॉरेन रेमिटेंस ने किया हुआ है। अगर आप इसको ख़राब कर लेंगे तो फिर इसको ट्रैक के ऊपर लाने में कम से कम 10 साल लग जाएंगे। जब 2 साल पहले हमारा काम बिजनेस काफ़ी अच्छा जा रहा था, उस टाइम पे हमारी 30% ग्रोथ थी हौजरी एसोसिएशन की। अब इस टाइम पे हमारे हालात ये हैं कि 10% हम माइनस में जा रहे हैं। इसका मतलब 37% हमने वो लूज़ किया जो प्लस था, 10% हम माइनस में आ गए, 47% तो हमारा बिजनेस पहले कम हो गया। इसका मतलब है कि 50% हमारा बिजनेस रहा ही नहीं। और जो हमारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं वो भी लॉस के ऊपर चल रही हैं। सिर्फ हमने कस्टमर को कांटेक्ट रखने के लिए, ऑन बोर्ड रखने के लिए अपने यूनिट चलाए हुए आप हैं। चलाएं में। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी तफसील से बताया। एहतशाम साहब, ये बताइएगा कि ये बहुत सारे जो मसाइल का जिक्र हुआ कि गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती, गवर्नमेंट बदलती है, पॉलिसीज बदल जाती हैं, मगर आप लोग तो हर सियासी पार्टी से मिलते होंगे ना, तो और आपके मसाइल तो वही रहते हैं। तो और हर सियासी पार्टी आपसे वादे भी वही करती होगी, तो कुछ आपको अंदाजा है कि क्यों बदल जाती हैं पॉलिसीज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कम अज़ कम हमारी आवाज़ जो पहुँचाने का सिलसिला है उसको जारी रखने के लिए ये शो मुनक्किद किया। देखें, जिस तरह बड़े अच्छे तरीके से और फसाहत के साथ काशिफ ने और फ़रूक भाई ने आपको मसाइल बताए,
इन सब मसाइल का हल भी हमारे पास ही है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कोई भी गवर्नमेंट आए, उसको जब तक वो हम जैसे लोगों को, हमारे लोगों को ऑन स्टेक नहीं लेगी तो वो हल नहीं कर पाएगी। किसी अनफॉर्चुनेटली जो हमारा पूरे का पूरा टेक्सटाइल सेक्टर है वो हाईजैक है एक ख़ास तबके की तरफ से। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। अभी काशिफ ने बताया कि हमारी एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ गई थी, तो हमारी जो एक्सपोर्ट बढ़ी थी उसके अंदर बांग्लादेश की मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। बांग्लादेश ने इस साल सबसे ज़्यादा हाईएस्टली रेडीमेड गारमेंट्स के अंदर ज़र मुबादला कमाया है, ठीक है जी। और वो किस वजह से? बांग्लादेश में एक कॉटन की बेल भी पैदा नहीं होती। वो अपना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है, उसमें वैल्यू ऐड करता है तकरीबन चार डॉलर का। हम यहाँ पर खुद भी उगाते हैं, हमारी खुद भी क्रॉप्स होती हैं, हमें इंपोर्ट भी करते हैं, फिर हम $1 की वैल्यू एडिशन करके उसी पे रिबेट्स क्लेम करके एक सेक्टर, ओनली वन सेक्टर, जिसने पूरे मुल्क की अशराफिया को यरगमाल बनाया हुआ है, वो हमारा ठेकेदार बन जाता है, वहाँ पर जाके मैनिपुलेट कर लेता है और करके आज ये जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसको इस हाल तक पहुँचाया उसने। पिछली ये गवर्नमेंट ने किस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं? आप स्पिनिंग की बात कर लें, इट्स वेरी क्लियर। स्पिनिंग का वो वाला धागा जो हमारे इस्तेमाल का है, जिसको हम मज़ीद वैल्यू ऐड कर सकते हैं और हम अपनी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं $3 तक उसको करते, वो आप एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? लेकिन आप उनसे उसी कीमत पे खरीदने पे तैयार हैं जिस पे वो मार्केट में बेचते हैं, इंटरनेशनल मार्केट मार्केट में? नहीं, नहीं, बड़ा सादी सी बात है, क्यों नहीं? आपके मुल्क, ये मुल्क चलाना है ना जी हमने, तो वो उन मशीन तो वही है, तो वो धागा बनाएं जो इंटरनेशनली हमारी ज़रूरत के अलावा है, वो उसको एक्सपोर्ट करें। धागा हर तरह का है, मिसाल के तौर पे एक 40 नंबर का धागा है, एक 30 नंबर का धागा है, एक 80 नंबर का धागा है। आप लेडीज़ की जो लॉन बनती है वो 80 से 60 से शुरू होकर 110 नंबर के धागे तक बनती है। वो वाला धागा एक्सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है? वो तो हमारी कंजम्पशन की ज़रूरत है ना, तो हमें नहीं, ज़रूरत। मगर मैं ये समझना चाह रही हूँ और पाकिस्तान के अवाम को तो इन चीज़ों की समझ नहीं है, तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि वो उसी कीमत पे बाहर के खरीदार को बेच देते हैं जिस पे आप खरीदने को तैयार हैं। असल मसला ये है कि जब हम एक्सपोर्ट की तरफ जाते हैं ना, तो एक्सपोर्ट के नाम के ऊपर बहुत सारी फैसिलिटीज़ विड्रॉ की जाती हैं। ओके। मैंने लफ्ज़ बोला माफिया का। पाकिस्तान के अंदर हर सेक्टर के अंदर माफिया मौजूद है। एग्रीकल्चर के अंदर माफिया मौजूद है, शुगर केन के अंदर माफिया मौजूद है, फर्टिलाइज़र के अंदर माफिया मौजूद है, टेक्सटाइल के अंदर माफिया मौजूद है। टेक्सटाइल का जो एसएमई सेक्टर, पिछली गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे इकदाम किए, जिसने काम किया, इंडस्ट्री चली, लेकिन वहाँ पर भी मिसमैनेजमेंट का ये हाल था कि उनकी एक टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फाइनेंसिंग स्कीम आई थी, जिसे टफ के नाम से कहा जाए। उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिशरी था वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर था। हालांकि वो स्कीम आई थी एसएमई के लिए, आपका जो एसएमई उसको मिला ही नहीं, बैंक ने फैसिलिटेट ही नहीं किया। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। मेरा ना एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा मुतालबा है, जो हमारे प्लेटफॉर्म से जाना चाहिए, मैं समझता हूँ कि भाई आप हर 3 महीने बाद अपनी हुकूमत बदलें, हमें कोई इतराज़ नहीं। हर 3 महीने बाद अपना नया वज़ीर आज़म लेके आएँ, वी डोंट हैव एनी कंसर्न। लेकिन 25 साल के लिए हमारे मुल्क की एक पॉलिसी बना दें जिसको कोई बंदा नहीं आगे छेड़ेगा, और उस पॉलिसी बनाने के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर और मुक़्तदर आला उसको लीड करें और यहाँ पर बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करवा दें और ये फिक्स कर दें कि कोई चेंज नहीं। 25 साल बाद आप पाकिस्तान का वो चेहरा देखेंगे जिसके अंदर कोई बच्चा अनपढ़ नहीं होगा, कोई बच्चा अनट्रेंड नहीं होगा, कोई इंडस्ट्री बंद नहीं होगी। आज फैसलाबाद के अंदर इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आप खातून हैं, तो आपको तो पता होगा 5 स्टार की लॉन का, आपका तो पता होगा फिरदौस की लॉन का, आपका तो पता होगा इत्तेहाद की लॉन, बड़े नाम ले रहा हूँ। ये सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, आए मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी बिल्डिंग भी सेल हो रही है। चौधरी नवाज साहब, सुना है आपकी भी 2 फैक्ट्रीज, एक आपको बंद करनी पड़ी, एक आपको ठेके पे देनी पड़ी। जो इन्होंने बात की इंडस्ट्री बंद हो रही है, क्यों आपकी फैक्ट्रीज बंद हुई और क्यों आपको ठेके पे देनी पड़ी? इसमें जो मेन जो मेरे पहले दोस्तों ने बात की है ना, जो मेन जो क्राइसिस इस वक्त आया हुआ है वो एनर्जी की वजह से है। तो लेकिन जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं वो नहीं बनाई जा रही, उस वजह से मतलब एक स्पिनिंग अपने आप को समझता है वो हमारा बड़ा भाई है, लेकिन बड़ा भाई वो इस तरह है कि वो हमारा हक ही खाता जा रहा है। जो चीज़ें हमें चाहिए, मतलब ये अभी जो अपग्रेडेशन होनी थी, वो लेटेस्ट लूम आनी थी, वो सारी बड़े ले गए।
हमारे सेक्टर में तो 1% 2% आई है, वो टोटल की टोटल स्पिनिंग सेक्टर में चलेगी। तो मतलब ये चीज़ें सारी मतलब एक दिन में नहीं हो रही, ये गवर्नमेंट को भी पता है, ये सारा कुछ हो रहा है। स्टेट बैंक मतलब मैं ज़ाती तौर पे मैं चाहता था कि मैं उस चले जाऊँ, 2 साल पहले मैंने अप्लाई भी किया, लेकिन मेरे बैंक ने मुझे एंटरटेन ही नहीं किया। मैं शुक्र अलहमदुलिल्लाह मैं कोई लोन पे किसी किस्म का मैंने किसी बैंक से कोई लोन नहीं लिया हुआ, लेकिन ये जो स्कीम आई थी इसमें मेरा मेरा ज़हन था कि मैं अपने आप को अपग्रेड कर लूँ। मैंने फैक्ट्री बंद कर ली, लेकिन वो मुझे एक सहूलत थी वो मुझे नहीं मिली। बैंक ने आपको लोन नहीं दिया और जब आपने अप्लाई किया तो क्या बैंक की क्या रीजनिंग थी, क्या वजह मतलब थी? रीज़न जब किसी को रिफ्यूज़ करना हो तो 100 रीज़न है, अगर देना हो तो कोई मतलब एक वो मतलब मैं बीइंग ए चेयरमैन, मैं प्रेसिडेंट चैम्बर रहा हूँ, अगर मुझे एंटरटेन नहीं किया गया तो मेरी बाकी इंडस्ट्री को कहाँ एंटरटेन किया गया होगा। मैंने वो उसकी शिकायत स्टेट बैंक को की भी, सारा कुछ हुआ भी, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फिर आप सैक्रिफाइस करते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, तो वो फिर मुझे बैक फुट पे जाना पड़ा। तो मैंने फैक्ट्री बंद कर दी। एक थोड़ा-सा मेरे ज़हन में भी था कि मैं शायद लोन लेके फंस ना जाऊँ, मेरे अपने भी कुछ साथ थे। तो मतलब ये इंडिया देखें 2012 में वहाँ इंडस्ट्री कोई 12 घंटे की लोड शेडिंग थी, जो उनकी डोमेस्टिक थी वो 18 घंटे की लोड शेडिंग थी। उन्होंने उस वक़्त प्लानिंग की, वो सोलर पे भी गए, और अब उन्होंने वहां पे ऑलमोस्ट लोड शेडिंग वो खत्म हो सरप्लस गई है उनके है, पास, हम होती नहीं, अब सस्ती उनके बिजली पास अगर सरप्लस है। काशिफ, इतने बड़े बड़े मसाइल की ये बात हुई है, अ, मुझे सिर्फ समझ नहीं आ रही, जब आप बैठते हैं सियासतदानों के साथ तो वो आपको क्या कहते हैं? क्योंकि ये तो नहीं कि किसी की भी एक हुकूमत आई हो, मल्टीपल टाइम्स आ चुकी हैं। क्या वजह बताते हैं आपको? आपकी इंडस्ट्री तो इतने लोगों को रोजगार दे रही है। सियासतदान जो है वो भी कहीं ना कहीं मजबूर है। आईएमएफ की कंस्ट्रेंट हमारे ऊपर है, तलवार उसकी लटक रही है। वो अब उन्होंने आके, लेकिन बेसिकली आईएमएफ तक जाने वाली जो पोजीशन है वो भी हमारे सियासतदान ही लेके गए हैं। अगर शुरू दिन से पॉलिसीज अच्छी लेके चले तो हमारी डिमांड क्या है गवर्नमेंट से, इसके सोल्यूशंस क्या हैं? वो यही हैं, बिजली सस्ती कर दो, गैस सस्ती कर दो, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दे दो। अगर कोई 10-15 साल की पॉलिसी हो, हमें ये पता कि हमने काम करना है। यहाँ पे लोगों के पास अगर पैसा है भी तो वो इन्वेस्ट नहीं करने की पोजीशन में। इस टाइम पे बैंक का जो मार्कअप रेट है वो आपको पता है कहाँ पे चला गया। लोग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के बजाय बैंकों में रखने को तरजीह कर रहे हैं। तो इसमें फेलियर किसका है? गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्यों है? क्योंकि आईएमएफ की कंस्ट्रेंट है, उन्होंने कहा जी अपना इंटरेस्ट रेट हाई करो। अब ये इंटरेस्ट रेट हाई होने के पीछे जो मखरूकात हैं वो सारे गवर्नमेंट के ऊपर है, वो आम इंडिविजुअल इंसान ने नहीं करना। तो मेरी नज़र में जो सोल्यूशन है गोइंग फॉरवर्ड, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लोगों के पास कैपेसिटी मौजूद है। हम इस टाइम पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कि इससे डबल कैपेसिटी पे भी हम जाना चाहें तो हमारी इंडस्ट्री जा सकती है। लेकिन किसी को पॉलिसी देंगे तब भी, किसी का कॉन्फिडेंस लेंगे तब भी। इस टाइम पे तो बुरी तरह कॉन्फिडेंस चेक है। जिन्होंने फैक्ट्रीज लगाई वो भी सोच रहे हैं कि इसको स्क्रैप के भाव बेच के तो हम किसी ना आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। आप इस टाइम पे चेक करें, हमारे स्टूडेंट से लेके हमारे इंडस्ट्रीज तक हर इंडिविजुअल की कोशिश ये है कि जिसका वीज़ा लगे और यहाँ से निकले। और वो क्यों है? क्योंकि यहाँ के जो मुल्की हालात हैं, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ना इंटरनेशनल जो बायर्स हैं उनका पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट है। और अगर हम जाके कोई कमिटमेंट करके पर्सनली तौर पे कोई ऑर्डर्स ले भी आएँ तो हमें एग्जीक्यूशन का नहीं पता कि हम ऑन टाइम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। खुदा ना खास्ता आने वाले दिनों में रोड ब्लॉक कर दें या कोई ऐसा कर दे। बांग्लादेश में तो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं एक्सपोर्ट के कंटेनर्स को। अच्छा, ये बात, सॉरी मैं आपकी तरफ आती हूँ मियां फारूक इकबाल साहब, ये बात मैंने भी नोट की है कि पाकिस्तान में जब प्रोटेस्ट होती हैं तो आम सड़क पे जो जा रहे होते हैं कंटेनर, वो रोक के पुलिस ब्लॉक करती है, और फिर वो 2 घंटे की हो, 2 हफ्ते की हो, 2 महीने की हो। इसमें मैडम मैं पहले काशिफ ज़िया साहब की जो इन्होंने कहा है कि एनर्जी बहुत महंगी है और हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि हमें उसके ऊपर हमें कोई रिलीफ दिया जाए, तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। हम रिलीफ नहीं मांगते हैं, हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं मांगते, सिर्फ हम ये कहते हैं कि रीजन में जो रेट हैं हमसे वो ले लें। हमारा तो गवर्नमेंट से कोई हमें ना रिबेट चाहिए ना कुछ चाहिए। जो रीजन में जो इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम दे रहा है, कम से कम हमें वो तो दे ना। उसके ऊपर फिर देख लें इंशाल्लाह ताला कि हम कैसे अपने मुल्क में ऑर्डर्स और फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं। दूसरी बात जो आपने बांग्लादेश में कही, बांग्लादेश में मेरा सेटअप है, तो वहाँ पे जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन की पूरी डिबेट एक्सपोर्ट के ऊपर की जाती है, वैल्यू एडिड के ऊपर की जाती है, उसमें इंसेंटिव के वादे किए जाते हैं, उनका जो सारा मंशूर होता है वो एक्सपोर्ट के गिर्द घूमता है। और वो पूरा करते हैं, तकरीबन 90% पूरा करते हैं। ये पूरा करते हैं तो जिस तरह एहतशाम साहब ने कहा है
कि उनकी एक्सपोर्ट यूरोप में वो चाइना को भी बीट कर गए और पहले नंबर के ऊपर आ गए हैं। अगर वो पूरा ना करें तो उनके हालात भी हमारे जैसे होते। और फिर ये देखें, सारी ये बातें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं कि वहाँ पे तो रॉ मटेरियल ही नहीं है। बंगाली तो इस बात के ऊपर रोता है कि मैं काटन भी इंपोर्ट करता हूँ, मैं केमिकल भी इंपोर्ट करता हूँ, मैं मशीन भी इंपोर्ट करता हूँ। जब मुझे एलसी आती है, मेरे पास तो रहता ही कुछ नहीं, मुझे तो बैक टू बैक एलसी खोलनी पड़ती है, मेरे पास तो सिर्फ लेबर बचती है। तो इस मुल्क के ऊपर तो अल्लाह की इतनी ब्लेसिंग है कि हमारे पास अपनी काटन है, वाइट गोल्ड जिसे हम कहते हैं वो है हमारे पास, और भी सारी चेन सप्लाई सारी की सारी है। लेकिन इसमें देखें हमारे साथ ज़्यादती कितनी हो रही। अभी भी जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर साहब हैं वो पहले प्रोग्राम में आके कहते थे कि 100 बिलियन के ऊपर टेक्सटाइल को लेके जाना मसला ही कोई नहीं है, पीछे हमने सारा सेटअप पूरा किया हुआ है, सिर्फ एक सिलाई मशीन रखनी है और सिलाई मशीन रखेंगे 100 बिलियन के ऊपर ले जाएंगे। अब वो हमें नज़र ही नहीं आते, कहीं पे हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाते, हमें विजिट भी नहीं करते। और वो जो 100 मिलियन के ऊपर लेके जा रहे थे उनके टाइम के ऊपर ये 10% और पीछे चली गई है। इसका मतलब है ये उनकी लाइल्मी या कम इल्मी थी ना, कि वो जो ऐसे बातें कर रहे थे। अगर इस तरह के लोग जिनको पता ही नहीं है कि मुल्क की रियल प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे आगे लेके चलना है, अगर वो सारे के सारे ऊपर बैठे होंगे तो अल्लाह हाफिज़ इस मुल्क का। अच्छा एहतशाम साहब, ये बताएं, आप लोग जो बातें कर रहे हैं और आपने कहा कि अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तरक्की करेगी तो पाकिस्तान में आवाम को नौकरियां मिलेंगी, कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा, कोई भूखे पेट नहीं सोएगा। ये इकोनॉमिक प्लान, कोई पॉलिसी, कोई नंबर्स, डेटा कलेक्ट करके आपने प्रेजेंटेशंस दी होंगी सियासी जमातों को, गवर्नमेंट्स को, क्योंकि हर सब सियासी जमात वादे करती है, कोई इतने लाख घरों के, कोई इतने लाख घरों के, कोई मैं इसमें वाजे करता चलूँ। देखिए जी, इस पे प्रॉपर एक टाइम पे वर्किंग हुई थी 2017 के अंदर। हमने एक टेक्सटाइल पॉलिसी ड्राफ्ट करके असद उमर साहब को दी थी, उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया पहले 3 महीनों के अंदर। उसके कुछ पोर्शंस को, एग्रीकल्चर पोर्शन उसका पेंडिंग था, हमने उस पर प्रॉपर वर्किंग की 3 साल फैसलाबाद के अंदर। हमें यहाँ लीड करते थे ज़फ़र इकबाल सरवर, उसमें हर एसोसिएशन ने, हमने स्पिनिंग से भी इनपुट लिया, हर सेक्टर से इम्प्लीमेंट किया। जो टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री थी उसकी तरफ से मैं और इंजीनियर रिजवान मेरे कोलीग हैं, हमने मिलकर उस पर ड्राफ्ट किया। हमने ड्राफ्ट करके प्रॉपर डाटा उनको कैलकुलेट किया कि आप इन चीज़ों पे काम करें। मेरे भाई फारूक ने तो कहा ना कि रीजनल कंपेटिटिवनेस, मैं एक और बात करता हूँ, शायद वो भी ना करें। हमें सिर्फ जो टैक्सेस हैं वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम जो लाइन लॉसेस हैं वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जो एनर्जी के ऊपर थेफ्ट है वो आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपको पता है इस मुल्क के साथ ज्यादती क्या होती है। हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे वो जमहूरी हों या गैर जमहूरी हों, मैं यहाँ पर सेग्रीगेट नहीं करना चाह रहा, तमाम जमहूरी और गैर जमहूरी हुकूमतों ने मिलकर यहाँ पर फैसले क्या किए कि जो गैस इस मुल्क का असासा थी उसको बजाय के इंडस्ट्री फोकस्ड रखने के पाइपलाइनिंग की शक्ल के अंदर बचाया। अब उसका सबसे बड़ा फैक्टर, आप किसी भी गैस की SNGPL और SSGPL उनसे पूछ लें कि जो लाइन लॉस ऑफ SNGPL है ना जी, गैस की सप्लाई लाइन का, उससे कम गैस चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ये एक्चुअल डाटा वहाँ पर मौजूद है। अब मसला क्या है, देयर इज़ नो नीड, हम अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। हमारी प्रायोरिटी क्या है, वोट बैंक, और वोट बैंक भी वो वाला जो हम, अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन तो है नहीं, हमारा जो पॉलिटिशियन है चाहे जमहूरी हो चाहे गैर जमहूरी हो, दूसरी ताकतों के ज़िम्मे हो, वो कोशिश ये कर रहा होता है कि मैं उसी सड़कें बनाकर, पुल बनाकर, गैस के कनेक्शन दे के, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन दे के कर ये दिया जाऊँ। अब KPK के अंदर जो बिजली चोरी हो रही है वो फैसलाबाद क्यों भर रहा है, उसके पैसे फैसलाबाद की इंडस्ट्री क्यों दे रही है, और हम कैसे एक्सपोर्ट कर लें, हमारा कस्टमर वो कैसे कर ले, या उसकी इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्री। आज मैं 2008 के अंदर, 2007 के अंदर मैंने इंजीनियरिंग के बाद 1 साल टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम किया, कंज्यूमर बढ़ गया, इसी तरह मैं टेक्सटाइल के अंदर आ गया। उस वक़्त की जो आबादी थी और जो आज की आबादी है उसके अंदर तकरीबन 15% का फ़र्क पड़ चुका है। तो हमारा तो कंज्यूमर बढ़ा था, हमारी तो इंडस्ट्री मज़ीद बढ़नी चाहिए थी। ये मेरे भाई हैं, ये लोकल का कपड़ा बनाते थे, ग्रे मटेरियल, इनकी फैक्ट्रीज बंद हो गई, मेरी फैक्ट्री 10% पे प्रोडक्शन पे चली गई, मेरे साथ की जो फैक्ट्रीज थी वो कुछ बंद हो गई हैं, कुछ कारोबार ही छोड़ गए हैं।
ये फिडमिक में मैं एज ए CEO परफॉर्म किया है मैंने यहाँ पर, इसी फिडमिक के अंदर। इस फिडमिक को आबाद हुए आज तकरीबन 2 दहाइयाँ हो चुकी हैं। पाकिस्तान की वाहद इंतहाई, अभी आप आई आपने देखा होगा, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्रियल जोन है, लेकिन कॉलोनाइजेशन नहीं हो पा रही। प्रोडक्शन कॉलोनाइजेशन, प्लॉट सेल हो चुके हैं, इंडस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन नहीं हो रही, वो 30% पे खड़ी हुई है। 30%, और ये तकरीबन 15-20 साल हो गए इसको बने हुए। जी, परवेज इलाही साहब के दौर में शुरू हुई थी। तो मतलब क्या, अब देखिए आपका तो उन्होंने कहा कि आपकी फैक्ट्री, आपने बैंकिंग सेक्टर के मसाइल का जिक्र किया, यहाँ पे ये एक इंडस्ट्रियल जोन बनाई, हम सुनते हैं, अवाम सुनते हैं, हमें तो इतना नहीं पता कि जी इंडस्ट्रियल जोन्स बना देंगे तो शायद इंडस्ट्री तरक्की करेगी, क्यों नहीं हो रही? और इन हालात में आप लोगों को इलेक्शन होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है या आपके लिए कोई फर्क नहीं है? नहीं, फ़र्क तो पड़ता है जी। गवर्नमेंट जब कोई नई आती है, बात भी सुनती है, तो अभी सुनने में आ रहा है कि ये जो टैरिफ रेट है ना, इसको 14 से 9 पे लेके आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो उस पे आ जाए, और ये हमारा हक है, आना भी चाहिए। तो मतलब जो लास्ट गवर्नमेंट गई थी उनको भी हमने उस वक्त बात समझाई थी। वो भी जब हमने एक उनको एनर्जी का बताया कि ये एनर्जी आप हमें सस्ती करेंगे, हमारी लेबर, हमें एक्सपोर्ट, सारा कुछ, और वो हुआ, एक्चुअली हुआ भी। एक बंदे को हमने बात बताई है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, वो मतलब सारा आप भी समझती हैं। तो एक बंदे को बात समझाई, उसकी समझ आ गई, समझ आने के बाद वो इम्प्लीमेंट होगी। अब भी मेरी जो मर्ज़ी सियासतदान आए, जो मर्ज़ी गवर्नमेंट आए, मेरी दरख्वास्त ये होगी कि आप इंडस्ट्री को प्रायोरिटी दें, आप हमें इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दें। सस्ती आप बिजली देंगे, हम डॉलर भी लाएंगे, हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी ख़त्म होगी। जो हमारा मज़दूर अब बेरोज़गार हो रहा है, वो भी हमारे पास फैक्ट्रियाँ चलेगी तो खुद ही आ जाएगा, काम पे आ जाएगा, तो उसको रोज़गार भी मिलेगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े मसाइल पर तो हमने बात की, लेकिन ये बताएं कि इस इंडस्ट्री में तो बहुत पाकिस्तान का कोई 40% आप लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि जब भी डॉलर महंगा होता है, आप लोगों को फ़ायदा होता है, वो फ़ायदा मज़दूरों तक नहीं पहुंचता, जो आम आवाम है उन तक नहीं पहुंचता। क्या ऐसा ही मैं है इसमें एहतशाम? इसमें 2-3 चीज़ें बयान कर। पहली बात तो ये कि टेक्सटाइल सेक्टर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक एक्सपोर्ट, एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट, और तीसरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। इस मुल्क की 25 करोड़ की आबादी का कपड़ा भी आप बाहर से इंपोर्ट नहीं करते। जो यहाँ पहनावे बनते हैं उसका अगर आप इंपोर्ट का बिल निकाल लें तो वो 1% भी नहीं है, सारा यहाँ पर ही बन रहा है। तो पहली बात तो ये कि अगर यहाँ पर सस्ता हमारा बन रहा होगा तो वहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा, ये बात ऐसा बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो सैलरी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो गजट शाया होता है, कोई भी अदारा जो एक्सपोर्ट में काम कर रहा है उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। उसका कस्टमर इतना स्ट्रिक्ट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ISO सर्टिफिकेशंस, दूसरी सर्टिफिकेशंस, वो इस कदर हैं कि वो आप ये इस कितनी सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री में बैठी हैं आप। क्या ये ऐसी इंडस्ट्री अपनी लेबर को उसकी सैलरी नहीं दे? ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाह रहा था जो मिसिंग है। आप बार बार बात कर रही थी कि कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसी क्यों नहीं है। एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, आप पूछ के बताइएगा कि क्या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम, कभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, कभी हसास प्रोग्राम, कभी नवाज शरीफ स्कीम, कभी कैश स्कीम के नाम से बंद हुआ आज तक? नहीं। वहाँ वोट मिलते हैं, यहाँ पर स्टेक्स हैं, नहीं है। वहाँ पर पॉलिटिशियन, MNA MPAs को नज़र आ रहा होता है कि इसके ज़रिए, या पार्टीज़ को नज़र आ रहा होता है नाम चेंज कर। कोई आपको उम्मीद नजर आ रही है, कोई इंडिकेशन के आगे कोई पॉलिसी मिल जाएगी, लोग मिलके चलेंगे बेशक हुकूमतें बदलें? अभी हम इसी उम्मीद के ऊपर अपनी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, और हमने लेबर को भी अभी फारग नहीं कर रहे, और देख रहे हैं कि अब इलेक्शन सर के ऊपर है, कोई नई गवर्नमेंट आती है, कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आती है, तो साथ इस्टेब्लिशमेंट मिलके कोई प्रॉपर कोई उसका वे आउट निकालती है। लेकिन अभी तक डिफरेंट जो उनके प्लान है वो तो बताए गए हैं, उसमें मैंने इंडस्ट्री का कोई इतना सुना नहीं है। मैंने मोटरवे का सुना है और चीज़ों का सुना है, IT का सुना है, लेकिन टेक्सटाइल के मतलब हमें ना तो कोई अभी तक ऑन बोर्ड लिया गया है, ना हमारे साथ कोई डिस्कशन हुई है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद के ऊपर कायम है, और इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ है कि एज सुन एज गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ बैठे, और उसको आगे मुल्क की खातर सारी पार्टीज भी आपस में इस चीज़ को सोचें, और कोई
एग्रीमेंट कर लें ट्रेड के ऊपर जिसको कुछ चेंज ना कर सके। काशिफ, जी, मैं तो ये कहूँगा जिस तरह मिसाके मईशत की आपने बात की है कि मिसाके मईशत जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के दरमियान है, तो मैं ये कहूँगा वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को छोड़ के तो हमारा ये इस्टेब्लिशमेंट ले ले मिसाके मईशत। जिस तरह सॉवरन गारंटीज जो पाकिस्तान की हैं, पूरी दुनिया को यकीन नहीं है, वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के पास आते हैं, उनसे साइन करवाते हैं ताकि उनको ये पता है कि इन्होंने अपने जो लफ्ज़ बोले हैं उसके ऊपर पूरा उतरना है। तो हम भी ये कहते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट ले ले, पूरी तरह ऑन कर ले, और मिसाके मईशत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारे इंडस्ट्रीज के साथ या पॉलिटिकल स्टेक होल्डर जिसको भी लेना है उनके साथ करे, ताकि हमारे इंडस्ट्रीज का जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हो, हमें ये पता हो कि 10-15 साल ये पॉलिसी चलेगी। जिस तरह सॉवरन गारंटीज देते हैं इस तरह मिसाके मईशत भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के करें। तो इंशाल्लाह ताला अगर हमें कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी मिलती है और अगर गारंटी मिलती है तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है कि हम आपने एक ही झटके में जो है वो जमहूरी हुकूमतों का खात्मा कर दिया, लेकिन ये बताएं आपकी इंडस्ट्रीज ने तो यूजुअली जमहूरी दौरों में ज्यादा प्रॉफिट, हिस्टोरिकली प्रॉफिट कमाया नहीं, है। देखिए मैं प्रॉफिट अर्न करने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको मिसाके मईशत जो है उसकी बात कर रहा हूँ पॉलिसी कि की एक पॉलिसी, कंटिन्यूएशन। क्योंकि पॉलिसी जो है उसको मेक श्योर कौन करेगा? एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, उसने अगर कोई पॉलिसी दी है, अगली पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज कर देती है। तो मिसाके मईशत ये है कि एस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर स्टैंप करे कि अगले 10 सालों में कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको चेंज नहीं करेगी। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं, बाकी तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जमहूरी ताकतें रहे, हमारी तरफ से जो मर्जी है, जो मर्जी चलाए मुल्क, हम उनके साथ हैं। लेकिन ये कि हमें अपना जो सॉवरन गारंटी जो हमारी इंडस्ट्री की चाहिए वो कम से कम 10 से 15 साल के लिए चाहिए ताकि हम उसको लेके चल सकें। चलें, थैंक यू इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी कामयाब हो और उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी तरक्की करें। इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आयशा तंजीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।